Hey guys, this is Ali Murtaza Jalbani and I will be solving this paper that I formulated for you guys. So let's begin solving this paper and let's see how much you scored. Listen, my aim was never to demoralize you guys, so it is imperative that you learn from this experience. Anyways, let's begin. Which list contains only SI base units? So, first of all, this question is specifically asking you about the base units. तो जब बेस यूनिट्स की बात करेगा तो यू ओनली हैव टू कोट द बेस यूनिट्स नॉट द क्वांटिटीज सो लेट्स बिगिन okay so let's see first option ampere kelvin joule gram no this is not the base unit so this option is gone kilogram is a base unit definitely yes newton is not a base unit so it goes away meter yes coulomb is not a base unit so obviously this option is gone as well let's study option D. It tells us that we have second. Second is a definite base unit. Kelvin is a base unit of thermodynamic temperature. Ampere is a base unit. Kilogram is a base unit. So yeah, D option is correct. Let's move on to question number 2 and I'm going to be selecting a new pen because इसमें थोड़ा सा tilt आ रहा था. Which unit is not an SI base unit? Okay. Ampere is definitely an SI base unit. Kilogram is definitely an SI base unit. C is the unit of coulombs, which is ampere second. So this is not an SI base unit. So we have to select this because apparently the question is asking us which is not the SI base unit. So this is done. Now this was the best question ever asked. This is a wildcard entry in the paper, and let's solve this question. The question is asking you what is the best estimate of the number of atoms in a piece of metal of volume 50 centimeter cube, right? अब सबसे पहली चीज़ है कि जो भाई आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब है कि यार आपने लैब में भी गए हो, आप लोग गए हो ना, तो लैब में जब आप गए थे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपके पास एक मीटर रूल भी देखा होगा, एक हाफ मीटर रूल भी देखा होगा. तो हाफ मीटर रूल के हिसाब से आपके पास एक बॉक्स अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है जो कि एक क्यूब की शेप में है. तो 50 सेंटीमीटर वाला तो अच्छा खासा साइज़ हो गया इसका. 50 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 50 सेंटीमीटर ये भी हो गया, 50 सेंटीमीटर ये भी हो गया. यहाँ तक तो आप पहुँच गए. अब जाहिर सी बात है ये बॉक्स अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब का होगा तो ये अच्छा खासा साइज़ भी है इसका. अब मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल भी अगर ये हुआ तो ये पूरा का पूरा एक मेटालिक पीस हो गया. अब जाहिर सी बात है अगर ये मेटल का पीस होता है तो इसका वेट कितना होगा. एक मेरा आप लोगों से सवाल है, हाउ मच वुड बी द वेट. इसका वेट तकरीबन होना चाहिए, अगर मैं इसको सिर्फ इसमें मैस में ही कंसिडर कर लूँ, इसका मतलब जो एक नॉर्मल वेट तो चलो मैस वेट तो हमारे पास ज़्यादा है, अगर मैस कंसिडर करें तो यार इसका तकरीबन मेरे ख्याल से गिव और टेक 2.5 kg तक तो होना चाहिए. मेटल का पीस है तो भारी तो होगा 2.5 kg. अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको तो पता ही होगा कि 2.5 kg आई थिंक सबसे लीस्ट हैवीएस्ट होता है. वैसे तो नॉर्मली हम जब जाते हैं जिम में तो 5 kg से स्टार्ट करते हैं. यार ये तकरीबन 2.5 kg तक होना चाहिए. 2.5 या इवन 5 kg भी कर लो तो तब भी काम चल जाएगा. एटलीस्ट ये एक एस्टिमेट है 2.5 kg. तो इसका मतलब है कि तकरीबन हो जाएगा 2500 ग्राम्स हो जाएगा. यहाँ तक भी पहुँच गए, ठीक है. आज एक वो हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है. अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो यार एक मेटल होता है. अब यार इतना कहाँ से सोचोगे, पेपर के बीच में सोचना पड़ेगा. अभी तो हम लोग कर लेंगे. ज़रा मुझे एक बात बताओ कि एक नॉर्मल एक मेटल अगर है तो मेटल दिमाग में क्या आना चाहिए. यार आयरन आ रहा है मेरे दिमाग में. तो आयरन का AR कितना होता है, एटॉमिक मास जो उसका होता है, जो ऊपर वाला जो नंबर होता है एटॉमिक मास उसका, वो होता है तकरीबन 56 नंबर होता है. आपको पता है ना कि Fe जो होता है इसका ऊपर वाला नंबर 56 होता है. तो 56 अगर ग्राम अगर आपके पास होगा तो वो तकरीबन होगा 6 × 10⁻23. उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट. ऐसे ही होगा. लेकिन ये हमारे पास तकरीबन है 2500 ग्राम्स
तो सॉरी 25, हाँ 2500 ग्राम में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, एक जनरल एस्टीमेट हो जाएगा. सबसे पहले जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन फाइंड माय कैलकुलेटर ओवर हियर. सो दुनिया में ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेटर, और वही सबसे पहले आपको सामने होना चाहिए. Physics is a subject that requires absolute calculation, so let's find it out. So 2500 को मैं जो है मल्टीप्लाई करूँगा. एक मिनट रुक जाओ, मेरा पेन गुम गया. अब जाहिर सी बात है, तो ये हो जाएगा 2500 multiplied by 6 into 10 raised to power 23, and I'm just going to be dividing this by 56. If I pull this calculation off, I'm getting a value of give or take ये आ जाएगा 2 points, बल्कि इसको मैं 3 कर लेता हूँ, 3 into 10 raised to power 25 atoms. तो ये एक वर्स्ट काइंड ऑफ हमारे पास एस्टिमेट है, लेकिन इट इज गोइंग टू वर्क. ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स आ गए, तो इसका क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हुआ? क्लोजेस्ट आंसर अपेरेंटली आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस वैल्यू ओवर है 10 raised to power 25, तो बी आंसर बना. आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेलकमिंग यू टू ए लेवल्स. सो solving this question, you must be hearing this noise or this voice. Welcome to A levels. Okay, so this is done. Question number 4. Let's see. A copper pipe has a true diameter of this. This is the true value, and this is also quoted in millimeters with a precision over here as well. A builder measures the diameter of the pipe 5 times using digital calipers. Okay. The measurements are shown over here. We can see that these measurements are far away from this true value. इसका मतलब है कि इसके अंदर accuracy तो तेल लेने चली गई. What describes the builder's measurements? Well, let's see. Accurate and precise. Accuracy तो है ही नहीं भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, ये जितनी भी values है ये 42.03 से तो दूर है, तो इसका मतलब है accuracy तो है ही नहीं. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन में आते हैं नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट. वेल प्रिसीशन तो है, अपेरेंटली 0 पॉइंट प्रिसीशन तो है, क्योंकि वैल्यू सारी एक दूसरे के बहुत करीब करीब है. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. ये भी हो गया हमारे पास सॉल्व. सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. लेट्स मूव ऑन टू अ डिफरेंट क्वेश्चन. गीगामीटर, टेरामीटर, micrometer and picometer are all units of length. Well, number 6 है. Two measurements for a solid spheres are shown. We can see that mass हमारे पास grams में given है और diameter हमारे पास centimeters में given है with their absolute uncertainities obviously. These values are used to determine the density of the sphere. Okay. Apparently density is going to be equal to mass per unit volume. Volume of a sphere is actually 4/3 pi diameter given है, तो pi r क्यूब कर लेते हैं पहले. तो इसके बाद हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं कि 4/3 pi diameter over 2 का क्यूब कर लेते हैं इधर. तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 pi d cube over 2 raised to power 3 8 होता है. सो दिस बिकम्स 4/3 8 24 होता है, तो 24 भी आ गया, और ये हो जाएगा पाई डी क्यूब. यहाँ तक भी पहुँच गए आप, यानी ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया हमारे पास. अब इसका मतलब ये है कि इसको आप क्या करोगे, इधर देखो, इस वैल्यू को v को उठाओगे और इसकी जगह पे इनपुट करोगे. सही है. तो हमारे पास बोला क्या, हमसे बोला है कि भाई परसेंटेज अनसर्टनिटी इन द डेंसिटी निकालनी है. तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है. आपको सबसे पहले तो इन दोनों की परसेंटेजेस निकाल लो. पहले ये भी कर लेते हैं. गिव मी अ मिनट. तो यार मेरे पास जो है ना मास की जो वैल्यू आ रही है, मास की जो परसेंटेज आ रही है वो आ रही है 0.31, जो इसमें परसेंटेज अनसर्टनिटी है. डायमीटर में भी निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 1.87 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमने ये निकाला तो दिस इज अपेरेंटली गोइंग टू बी इक्वल टू 2.14%. राइट, यहाँ तक भी पहुँच गए.
अब इसके बाद क्या करना है कि मैंने जैसे कहा था कि इस वैल्यू को उठा के इसमें डालना है। तो वैल्यू को हमें तो पहले फॉर्मूला तो बना ले इसका। सो डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 24 और फिर पाई मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज एक्चुअली 4 बाय द वे, एंड दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय d क्यूब। यहाँ तक भी पहुँच गए। सो सबसे पहली चीज़ है कि सिंस वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द परसेंटेजेस, तो वी डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स ओवर हियर। सो ये तो गए वैसे ही गए, सही है। सो टेक्निकली हमारे पास जो इसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टनिटी आएगी वो आएगी परसेंटेज अनसर्टनिटी इन डेंसिटी मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टनिटी इन मास, और फिर प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स द परसेंटेज अनसर्टनिटी इन डायमीटर। ओके, वेल दिस इज सिंपल। सो इसके अंदर आपको जो है इनकी परसेंटेजेस डालनी होंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर मैं कर रहा हूँ इसके अंदर। तो मास में कितना है हमारे पास आ रहा था 0.31%, फिर प्लस हमारे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर में हमारे पास आ रही है 2.14। So let's just add these values. So 0.31 plus 3 multiplied by 2.14, and I'm getting a value of approximately 6.73%. So let's see which one is the closest answer, and I just found my closest answer, and that is going to be D. So D is the correct answer. Well, this was easy. Next question. So next question हमारे पास है, a meter rule is supported horizontally by 2 pivots as shown. Okay, so we have one pivot over here and one pivot over here. Okay, the vertical displacement y at the center of the rule is given by this equation. Okay, my god, vertical displacement की equation है। Oh my god, इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा। Where k is a constant. Okay, L is the distance between the 2 points. So K, M is the mass of the ruler, T is the thickness of the rule, and W is the width of the rule. Okay. In an experiment, the following results are obtained. We apparently have the values as well as their absolute uncertainties. Okay, which measurement contributes most to the uncertainty and the calculated value of y? Well, अब इसके अंदर हम लोग मोस्ट कंट्रीब्यूशन के लिए देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि सबकी हमें परसेंटेज अनसर्टनिटीज पता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद देखना होगा कि किसकी ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टनिटी सबसे ज़्यादा आ रही होगी। सो वी नीड टू फाइंड दैट आउट। अब यही करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनकी परसेंटेजेस निकालते हैं। ये मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा टीडियस है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, इट्स जस्ट टीडियसनेस। सो मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो पहले की हमारे पास परसेंटेज अनसर्टनिटी आ रही है 0.25, और m में कितनी आ रही है, m की भी निकाल लेते हैं। m की आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 60 एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 1.67%। सो इसका जो तीसरा वाला है, जो t है, थिकनेस है 0.1 डिवाइडेड बाय 6 and multiplying it by 100, and I'm getting a value of let's say 1.67 again. So let's see, फिर हमारे पास आ रहा है to 0.5 divided by 23, and then I'm just going to be multiplying it by 100, and the value is actually 2.2%. ओके, सो ये तो आ गया हमारे पास। लेकिन अब एक और चीज़, एक और मसला ये है कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको एक चीज़ देखनी होगी कि कौन सी चीज़ों के ऊपर पावर लगी हुई है। इन दोनों पे लगी हुई है। सो इसका मतलब है कि L की जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टनिटी है उसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। M में कुछ भी नहीं आएगा। T में हमारे पास भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और इसके बाद जो है W एज इट इज़ है।
सो अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे दोबारा से इस साइड पे एक और वैल्यूज़ का टेबल बनाना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा। सो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो दिस इज़ गोइंग टू बी 0.75%, और ये तो एज इट इज़ रहा 1.67% रहा। इसका देख लेते हैं। 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी 5.01%, and finally 2.2%. So obvious सी बात है कि it has to the price that goes to the thickness over here. So obviously, which measurement contributes most to the uncertainty in the calculated value of y? It is definitely going to be C, which is T over here. So this is done. Let's just move on to the next question. Oh my God. An experiment to determine atmospheric pressure P using the equation P is equal to rho gh, where we have the values. What is the value of P with its uncertainty when stated to an appropriate number of significant figure? अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला भी है और इसके अंदर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है तो सबसे पहले तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज अनसर्टनिटी के बाद जाकर आप इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी निकाल सकते हो। सो लेट्स जस्ट डू दैट। माय गॉड, सबसे पहले परसेंटेजेस निकालते हैं। सो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 13600 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दिस गिव्स मी अ परसेंटेज अनसर्टनिटी ऑफ 0.74%। यहाँ तक भी पहुँच गए। फिर उसके बाद आ रहा है 0.02 डिवाइडेड बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, एंड दिस गिव्स मी 0.20%। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 0.005 डिवाइडेड बाय 0.762 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, एंड दिस इज एक्चुअली 0.65, एक्चुअली 0.66%। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमें निकालनी है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी। सो इसको लिख लेते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे टोटल परसेंटेज अनसर्टनिटी निकालनी होगी। सो परसेंटेज अनसर्टनिटी इन पी मस्ट बी इक्वल टू, इन सबको ऐड अप कर लेते हैं, कोई पावर तो है नहीं। सो 0.74 प्लस 0.20 प्लस 0.66, so this gives me almost 1.6% plus minus। फिर इसके बाद हमारे पास एक और मसला ये है कि हमें तो वैल्यू भी चाहिए P की, तो पहले तो हम लोग P की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो P मस्ट बी इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 13,600। फिर हमारे पास G की वैल्यू कितनी है, 9.81 है। फिर हमारे पास जो हाइट और डेप्थ इज एक्चुअली गोइंग टू बी 0.762। पहले तो ये भी निकाल लें। So this is going to be 13,600 multiplied by 9.81 multiplied by 0.762. This is going to be equal to P is equal to, हमारे पास आ रहा है 101,662.9। Well, इसको अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि हमें पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी विल डिक्टेट द प्रिसिशन ऑफ द फाइनल आंसर। इसको तो मैंने निकाल लिया है। सो फाइनली ABS इन P शुड बी इक्वल टू 1.6% डिवाइडेड बाय 100 किया, एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 101,662.9। निकाल लेते हैं अभी इसमें जो भी वैल्यू कैलकुलेटर में उसी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.6 से, डिवाइडेड बाय 100 किया, एंड दिस गिव्स मी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आ रही है 2000। ठीक है, 2000 तक आ गई। ओके, यहाँ तक तो आ गया हमारे पास। अब हमें इसमें आंसर्स चेक करने हैं। अब आंसर्स कैसे चेक करेंगे, वो ये है कि इसके अंदर सारी वैल्यूज 10⁵ पे गिवन है। तो एक काम हमें ये भी करना पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है करने के लिए। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, सब वैल्यूज़ को, ये इन दोनों वैल्यूज़ को 10⁵ पे ले जाते हैं। सो यहाँ पे कितने आ रहा है, 1
2, 3, 4, 5. So this is going to be equal to 1.016629 pascals. Sorry, multiplied by 10 raised to power 5. यहाँ तक भी आ गया. अब इसके अंदर भी हमें यही करना पड़ेगा. तो 1, 2, 3, 4 and 5. So this is going to be into 10 raised to power, हमारे पास ये भी आ जाएगा 5. तो ये हो जाएगा एक्चुअली 0.02 इंटू 10 raised to power 5 प्लस माइनस. यहाँ तक भी पहुँच गए. तो स्ट्रेट अवे एक चीज़ तो है कि वन सिग्निफिकेंट फिगर तक करने का फ़ायदा ही यही हुआ कि इसके अंदर सबसे बेस्ट जो आंसर है वो स्ट्रेट अवे मिल गया हमारे पास. यही होना चाहिए, डी होना चाहिए. और प्रूव भी कर सकता हूँ, देख लो इधर कि भाई इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आंसर आएगा ही आएगा. तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1.0166629 और इसके नीचे लिखते हैं हमारे पास है 0.02. तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है एटलीस्ट इधर तक तो आना चाहिए. तो ये हो जाएगा 1.002 राउंड ऑफ करके और प्लस माइनस 0.02 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 5 होना चाहिए. तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास डी बन रहा था. ये भी हो गया सवाल सॉल्व. नेक्स्ट पार्ट. अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिस्प्लेज अ वेवफॉर्म एज शोन. ओके. The time interval between the two adjacent peaks of the waveform is 0.006. Okay, that is good. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, पीक टू पीक वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास आ रही है जो भी है 0.0 लिख भी देता है 0.006 सेकेंड्स. ओ माय गॉड, 006 सेकेंड्स. यहाँ तक भी पहुँच गए. मुझे बोलता है भाई व्हाट इज़ द टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ द CRO. वेल अपेरेंटली लेट्स लुक एट दिस थिंग. सो आधा यहाँ से हो गया, आधा यहाँ से हो गया और 2 ब्लॉक्स ये हो गए. तो इसका मतलब है टोटल 3 ब्लॉक्स आ गए. ओके. सो 3 ब्लॉक्स मस्ट बी इक्वल टू 0.006 सेकेंड्स. सो 1 ब्लॉक और डिवीजन 1 ब्लॉक कर लेते हैं, should be equal to, निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं. तो 0.006 multiplied by 1 divided by 3 किया and this gives me 2 into 10 raised to power minus 3 seconds हमारे पास आ रहा है. यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 division horizontally is equal to 2 into 10 raised to power minus 3 seconds आ जाएगा. तो इसके अंदर हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. अब एक के बाद एक देखते हैं कि यार इसमें कौन सा वाला जो है हमारे पास मैच कर रहा है. 2 माइक्रो सेकेंड्स हो जाएगा तो 2 इंटू 10 raised to power minus 6 हो जाएगा. ये तो नहीं हो सकता. 20 देख लेते हैं. तो 20 इंटू 10 raised to power minus 6 अगर किया तो अगर मैं इसको वैसे ही कन्वर्ट करूँगा तो 2 में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 raised to power minus 5 हो जाएगा. ये भी नहीं हो सकता. अच्छा 2 मिली सेकेंड्स तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 raised to power minus 3 seconds. वेल इट्स अ मैच ओवर हेयर. वेल मैं इधर डायरेक्टली इधर भी कर सकता था. जो चीज़ दिमाग में एक्यूरेटली आ जाए वही अप्लाई कर दो. इतना भी कर सकते थे कि डायरेक्टली मैं इधर से ही कन्वर्ट कर लेता इसको कि 2 इंटू 10 raised to power minus 3 इज़ एक्चुअली 2 मिली सेकेंड्स. वो भी मिल जाता हमारे पास आंसर. खैर जो आपको पेपर में नजर आएगा आप वही करोगे. सबसे पहले जो सोच आएगी वही अप्लाई करोगे. बट दैट सोच शुड ऑल्सो बी करेक्ट. एनीवेज आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. उसके बाद हमारे पास आ रहा है a value for the acceleration of free fall on earth is given as 10 plus minus 2 ब्रैकेट्स में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जो ट्रू वैल्यू है वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द वैल्यू इज प्लस माइनस 2 का मतलब है कि मिनिमम इसकी आएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मैक्सिमम आएगी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये वाली वैल्यू हमारे पास बीच में कहीं पे आ रही है. तो इसका मतलब है कि एक्यूरेट तो है, द वैल्यू इज एक्यूरेट बट डेफिनेटली नॉट प्रिसाइज. सो ये होना चाहिए हमारे पास. सही है, एक्यूरेट तो है क्योंकि बहुत ही क्लोज वैल्यू है, बट द थिंग इज ट्रू वैल्यू के करीब है, लेकिन आपस में इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब है नॉट प्रिसाइज हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The speed v of the sound in a gas is given by this expression, where p is the pressure of the gas and rho is its density and lambda, ab ye bhul gaye, lambda is a constant. Okay, so what are the SI base units of lambda over here? निकाल लेते हैं इस पे भी. तो इसको करने के लिए हमारे पास जो है SI बेस यूनिट्स निकालने इसके, तो हम लोग एक काम करते हैं कि पूरा पहले तो इसको आज़ाद करें जेल में से. जेल में से आज़ादी आजकल तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, लेकिन बल्कि आसान है बहुत इफ़ यू आर इन्फ्लुएंशियल, अदरवाइज इट इज़ अ नाइटमेयर. सो सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इस साइड पे भी करेंगे और स्क्वायर इस साइड पे भी करेंगे. सो इसका मतलब है कि दिस शुड बिकम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो भी है लैम्डा पी ओवर रो. बच गया. मुझे इसके यूनिट निकालने हैं, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वी स्क्वायर. एक्चुअली गैमा का सिंबल है, लैम्डा का तो हमारे पास ये होता है, तो ये गैमा का सिंबल है. सॉरी माय गॉड, दिस रिप्रेजेंट्स गैमा. सही है, माय मिस्टेक. खैर यहाँ तक हो गया. फिर मल्टीप्लाई बाय इसको रो से किया और डिवाइडेड बाय पी कर दिया. डजंट मैटर आप जो भी बोल रहे हो इसको, ठीक है. अब हमें इसके एसआई बेस यूनिट्स निकालने हैं गैमा के अपेरेंटली. सो वी स्क्वायर हमारे पास क्या है, वी क्या था, वी स्पीड है, तो एम एस माइनस वन के ऊपर स्क्वायर आएगा. मल्टीप्लाई बाय रो क्या है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी के यूनिट हमारे पास क्या होंगे, वो हो जाएंगे किलोग्राम एम माइनस थ्री. और फिर हमारे पास है प्रेशर, राइट. सो प्रेशर के हमारे पास हो जाएंगे फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो फोर्स के यूनिट हो जाते हैं किलोग्राम एम एस माइनस टू और डिवाइडेड बाय प्रेशर एम स्क्वायर. तो इसके यूनिट बन जाएंगे किलोग्राम एम माइनस वन एस माइनस टू. सो ये आ जाएगा किलोग्राम एम माइनस वन एस माइनस टू. यहाँ तक भी पहुँच गए. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी. सो इसकी अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो m यहाँ पे 1 आ रहा होगा और 1 माइनस थ्री का मतलब है कि m ऊपर आ जाएगा हमारे पास m माइनस टू के बराबर. और इसके बाद हमारे पास s, बल्कि एक्चुअली एक मिस्टेक कर दी है मैंने इधर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा m स्क्वायर s माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय के जी मल्टीप्लाइड बाय m माइनस थ्री. एक ही साथ कर लेंगे इसको, और किलोग्राम m माइनस वन एस माइनस टू. ओके, सो लेट्स कंबाइन द यूनिट्स. तो m के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट्स में आ जाएगा माइनस थ्री, लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा रहा हूँ, और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस वन. सही है, ये भी आ गया हमारे पास. और फिर हो जाएगा हमारे पास s को टैकल आउट कर लेते हैं. s तो स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट हो गया, ये भी गया. और फिर kg हमारे पास, kg भी कैंसिल आउट हो गया अपेरेंटली, kg इज ऑल्सो गॉन. यहाँ तक तो हो गया. अब इसका मतलब है कि m के ऊपर क्या यूनिट बनता है वो भी देख लेते हैं. सो m इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन. तो इसका मतलब है कि 2 प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, और 3 माइनस 3 0 हो गया. सो इसका मतलब है कि 1 पूरा का पूरा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है डी है, इसका कोई यूनिट ही नहीं है. ओ माय गॉड, दैट वाज गुड. फिर ये कह रहा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन शोन. ओके, which row describes the quantities represented by the symbol v and s. V is a velocity, so v is definitely a vector. v हमारे पास वेक्टर होना चाहिए, और s जो है वो भी हमारे पास वेक्टर है, because apparently s is the displacement, so d होना चाहिए हमारे पास. ये भी हो गया. ये सवाल भी थोड़ा सा वैसा था जो कि मैंने काइनेमेटिक्स का डाल दिया था, बट खैर है, नॉट वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट स्टेप है, the force F between 2 point charges Q1 and Q2 a distance r apart is given by this equation.
What are the SI base units of K? Okay, so फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? किलोग्राम ms-2. सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए. उसके बाद हमारे पास K टारगेट है और Q के हमारे पास बन जाएंगे एम्पियर सेकेंड, लेकिन इसके बाद स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि दोनों अपेरेंटली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर. यहाँ तक भी पहुँच गए. सो K के यूनिट हमारे पास बनाते हैं. सो K मस्ट बी इक्वल टू, ये जाकर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इसका मतलब है कि kg m³ मल्टीप्लाइड बाय s-2 एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा ए एम्पियर स्क्वायर s स्क्वायर के बराबर. यहाँ तक भी पहुँच गए. सो K के फाइनल यूनिट्स हमारे पास क्या बनेंगे? इसके अंदर हमारे पास ये हो जाएगा kg a-2 और फिर m³ और s मेरे पास हो जाएगा -4 के बराबर. लेट्स सी कि कुछ इस तरह का सिमिलर आंसर है. m³ होना चाहिए. m³ हमारे पास पहले में नज़र आ रहा है और a के ऊपर हमारे पास -2 होना चाहिए. तो a के ऊपर हमारे पास -2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और m³ इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ तक भी सही है. और a⁻² होना चाहिए और a⁻² है, और s हमारे पास कितना आ रहा है? -4 आ रहा है. तो इसका मतलब है स्ट्रेट अवे ये आंसर होना चाहिए. ओह माय गॉड, ये भी हो गया. फिर उसके बाद जाते हैं 14 पर. नाउ दिस वाज आल्सो समथिंग दैट इज नॉट वेरी easy. A voltmeter gives readings that are larger than the true values. Okay, तो इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर की जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए. And also as a systematic error that varies with voltage. Okay, that is okay. Which graph shows the calibration curve for the voltmeter? Okay, let's do that. Okay guys, so question number 14 is not an easy question by any means. अब इसके अंदर क्या है? सबसे पहले बोला है the voltmeter gives readings that are larger than the true values and has a systematic error that varies with voltage. ये बड़ा important point लिखा है उसने. Okay. और पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. गिव्स रीडिंग्स दैट आर लार्जर देन द ट्रू वैल्यूज. ओके, विच ग्राफ शोज द कैलिब्रेशन कर्व फॉर द वोल्ट मीटर. अब सबसे पहली बात है, इसमें सिस्टमैटिक एरर है, एक है. सही है. अगर सिस्टमैटिक एरर है तो ये कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला ग्राफ तो वैसे ही गया. सही है. अब पहले ए को जज करते हैं. अच्छा, देखते हैं. ट्रू वैल्यू हमारे पास इसके अंदर 1 है. एक मिनट, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ट्रू वैल्यू हमारे पास 1 है. सही है. और अगर ट्रू वैल्यू 1 है तो हमारे पास रीडिंग आ रही है समवेयर अराउंड 1 and 1.5. ओके. 2 है तो 2 में हमारे पास रीडिंग जो आ रही है वो 2.5 आ रही है. तो इसका मतलब है पहले 0.5 से थोड़ी बड़ी. ओके. 3 में जाके देखेंगे तो 3 में जाकर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 3.5 से ज़्यादा आ रही है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिस्टमैटिक एरर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो इसका मतलब है, और हमारे पास रीडिंग जो है लार्जर आ रही है देन द ट्रू वैल्यूज़. ये बात भी सच हो गई. तो इसका मतलब है कि विदाउट एनी फर्दर लुकिंग एट द ग्राफ्स वी कैन सेलेक्ट ऑप्शन ए स्ट्रेट अवे. ये है. बी भी चेक कर लेते हैं. बी के अंदर क्या है कि बी के अंदर भी हमारे पास वैसी सिचुएशन है कि हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा. तो सिस्टमैटिक एरर तो है. लेट्स लुक एट दिस थिंग. 1 पर हमारे पास यहाँ पे भी रीडिंग जो आ रही है वो 1 से ज़्यादा आ रही है. 2 पर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 2 से ज़्यादा आ रही है. 3 पर भी हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 3 से ज़्यादा आ रही है. लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमारे पास हर बार कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर. यू कैन क्लियरली सी दैट. लेकिन इसने मुझे बोला सिस्टमैटिक एरर दैट वेरीज विथ वोल्टेज. तो ऑब्वियस ही बात है ए आंसर होना चाहिए. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. द रेनॉल्ड्स नंबर R is a constant used in the study of liquids flowing through pipes. R is a pure number with no unit. Okay. Where rho is the density of the liquid, V is the speed of the liquid, and D is the diameter of the pipe through which the liquid flows. What are the SI base units of mu? We call this the mu. Okay.
So apparently R is a constant used in the study and R is a pure unit with no units. अच्छा ठीक है, so इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके बाद इसको लिख देते हैं रो वी एंड डी. सो रो के यूनिट्स क्या है, आर को तो इग्नोर कर दिया मैंने स्ट्रेट अवे क्योंकि उसकी यूनिट्स ही नहीं है. सो रो के यूनिट्स हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, ये हो जाएगा किलोग्राम एम माइनस क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वी क्या है, वी इज़ द स्पीड, सो मी एम एस माइनस वन. और डी क्या है, डी इज़ द डायमीटर, तो इसका मतलब है कि एम आएगा. सो अपेरेंटली दिस शुड बिकम किलोग्राम एम माइनस थ्री प्लस वन और एस हमारे पास माइनस वन हो गया. सो किलोग्राम ये हो जाएगा एम माइनस वन एस माइनस वन. So kilogram m minus 1 s minus 1, this is the answer. Okay, what is the SI unit of the Young modulus when expressed in SI base units? Young modulus जो होता है वो होता है force per unit area. Stress over strain होता है, this is known as the stress, and this is also divided by the strain. Well, apparently strain के कोई units नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको ignore ही कर दिया और मैंने यही फॉर्मूला आपके लिए भी लिखा भी था बोर्ड पर, याद करो. खैर, सो किलोग्राम एम एस माइनस टू फोर्स के यूनिट हो गए और एम एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर. सो अपेरेंटली दिस शुड बिकम किलोग्राम एम माइनस वन एस माइनस टू. ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ये भी हो गया. फिर उसके बाद है विच पेयर कंटेन्स वन वेक्टर एंड वन स्केलर क्वांटिटी. ओके, लेट्स लुक एट दिस थिंग. सो विच पेयर कंटेन्स वन वेक्टर एंड वन स्केलर क्वांटिटी. वन वेक्टर होनी चाहिए एंड वन स्केलर. सो डिस्प्लेसमेंट इज अ प्योर वेक्टर, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर, momentum is a vector, velocity is a vector, power is a scalar, speed is a scalar. So obviously B should be the correct answer. Oh my god, 18 हमारे पास है. The angular deflection of the needle of an ammeter varies with the current in the ammeter as shown in the graph. This is another question that I'm sure थोड़ा सा सोचने वाला है. और इसके अंदर हमारे पास एक ग्राफ है जहाँ पे एंगुलर डिफ्लेक्शन गिवन है, जो कि हमारे पास एक्चुअली एंगल जो कवर हो रहा होगा, डिफ्लेक्शन हो रही होगी. ओके, which diagram could represent the appearance of the scale on this meter? Okay, so let's just see. first of all हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जा रही है, 0 से लेकर 9 तक जा रही है. एक काम कर लेते हैं, इन सब पर हम लोग एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं 0 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा. यहाँ तक भी पहुँच गए. सबसे पहले हमारे पास जो है 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 तो सब में ही है, कोई मसला ही नहीं है. फिर हमारे पास जब हमारे पास करंट है 1 एम्पेयर या 1 है या 1 मिली एम्पेयर हो सकता, कुछ भी हो, डजेंट मैटर. 1 पर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो हमारे पास तकरीबन यही आ रही है, 1 आ रही है. ओके, एंगुलर डिफ्लेक्शन है, यानी हमारे पास एक एंगल आ गया, जो भी है हो, सपोज करो थीटा है. उसके बाद बल्कि थीटा नहीं, सपोज करो 10 डिग्री से, जो भी है डजेंट मैटर. फिर हमारे पास है 2 पर हमारे पास एक चीज़ नोट करना कि हमारे पास ये थोड़ा सा एंगल छोटा हुआ, पहले ज़्यादा था फिर थोड़ा सा छोटा हुआ. फिर 3 पर गए तो हमारे पास एंगल और ज़्यादा छोटा हुआ. 4 पर गए तो अप्रॉक्सीमेटली एंगल हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा हो गया. 5 पर गए तो एंगल हमारे पास और छोटा हो गया. यू कैन क्लियरली सी दैट, सारा आपके सामने कर रहा हूँ. 6 पर गए तो ये और छोटा हो गया. तो इसका मतलब है कि शुरू में एंगल बड़ा आना चाहिए और फिर हमारे पास जो एंगल है वो छोटा होता जाना चाहिए. तो शुरू में बड़ा आना चाहिए, शुरू में बड़ा डिस्टेंस है, फिर थोड़ा छोटा डिस्टेंस है, फिर थोड़ा सा और छोटा डिस्टेंस है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा. तो इसका मतलब ए आंसर होना चाहिए, और तो ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं. सो देयर वी हैव इट, 18 हो गए. फिर ये वाला सवाल आया है जिसने एक्चुअली क्वाइट ब्रूटल. अब सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास इसने बोला कि व्हेन अ कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड टू अ व्हीकल मूविंग एट स्पीड v, द डिस्टेंस मूव्ड
distance d moved by the vehicle in coming to rest is given by this expression, okay, where k is a constant. When d is determined, is measured in meters, and v is measured in meters per second, the value, the constant has a value of k1, okay. So apparently k1 is equal to d over v square. ये हमारे पास एक पहली चीज़ तो बन गई, लेकिन इसमें क्या था कि d was in meters और जो v है that is in meters per second. ओके ओके ओके, सही है सही है, यहाँ तक भी हो गया. फिर हमें क्या करना है? What is the value of the constant when the distance is measured in meters and the speed is measured in kilometers per hour? अच्छा, तो एक चीज़ तो फैक्ट है कि भाई 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर्स पर आवर होता है. इसी के बराबर होता है, किलोमीटर्स पर आवर के बराबर होता है 3.6 किलोमीटर्स पर आवर. तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई. एंड टेक्निकली इसने मुझे बोला था कि व्हाट इज़ द वैल्यू व्हेन एंड द स्पीड इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर्स पर आवर. तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3.6 एक फैक्टर आ गया. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो होगा इस बार जो होगा, लेट द न्यू स्पीड बी Vx, which is equal to 3.6 times the original speed v. ये भी हो गया. पहले तो हमारे पास स्पीड v थी ना, तो अब इसमें हमारे पास एक मल्टीप्लाई आ रहा है 3.6 का. तो हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया. सही है. तो फिर फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा कि अब हमें निकालना है न्यू के. सो न्यू के is equal to d divided by 3.6v का होल स्क्वायर. यहाँ तक पहुँचे. अब एक चीज़ है कि भाई ये हो जाएगा d ओवर v स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, सॉरी 3.6 आ रहा है, 3.6 का होल स्क्वायर किया. अब अगर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू अगर आप करोगे 1/3.6 का स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा इसके बराबर 0.0772 के बराबर आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 0.0772 और फिर मल्टीप्लाई बाय डी ओवर वी स्क्वायर हो गया. अब डी ओवर वी स्क्वायर तो ख़ुद k1 के बराबर था, तो इसका मतलब है कि 0.0772 k1 हो गया. ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा. ये मुश्किल सवाल है, ये आपको ख़ुद भी करना पड़ेगा. मैं आपको थोड़ी सी और इसमें असिस्टेंस भी दे सकता हूँ कि भाई आपके पास जो है ना मीटर पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया. तो भाई आप ऐसे कन्वर्ट करोगे कि भाई 1 मीटर है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स में जाने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये किलोमीटर्स में चला जाएगा. और फिर 1 मीटर पर सेकेंड था ना, नीचे सेकेंड आ रहा था, तो इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3600 आवर्स. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.6 किलोमीटर्स पर आवर के बराबर. ये भी हो गया सवाल सॉल्व. ये मुश्किल सवाल था, ये तो आप बहुत बार इसको जो है ना अपना दिमाग लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और इसको करने की कोशिश करो. यहीं पे वीडियो को पॉज करके पहले ये वाला जो है ना बनाने की कोशिश करना. पूरी दिन रात ख़राब हो जाएगी बट स्टिल गिव इट अ शॉट. एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन. बस हम लोग इसमें सिर्फ अभी MCQs डाल के मैं अभी इसको टर्मिनेट कर दूंगा क्योंकि वीडियो का जो टाइमिंग है वो भी अच्छा खासा गुजर चुका है. विच इज़ एन SI बेस यूनिट. ओ माय गॉड, इतना सिंपल सवाल दे दिया. विच इज़ एन SI बेस यूनिट. तो भाई बेस यूनिट बोला है, करंट बेस क्वांटिटी है. ग्राम एक हमारे पास यूनिट है लेकिन ये SI बेस यूनिट में मतलब हमारे पास वैसा नहीं आता. केल्विन डेफिनेटली यस, केल्विन हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का हमारे पास यूनिट होता है. ठीक है. तो मास का होता है किलोग्राम होता है. तो ग्राम हमारे पास बेस यूनिट नहीं है. ये हमारे पास हो गए सारे के सारे MCQs गाइस. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज MCQs. ज़ाहिर बात है जब आप पेपर करोगे 40 अगर आपके पास MCQs होंगे तो उनमें से 32-33 तो आप कंफर्म सही करोगे, बाकी शायद गैम्बल होगा. बट देन अगेन दिस इज़ हाउ इट इज़. दिस इज़ वेलकम टू A levels and I hope you have a good time.